नमस्कार दोस्तों, आज ये जानते हैं हम लोग कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ और इसे और भी किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इसका जो गठन है वो 3 फरवरी 1882 को किया गया। 1882 में जब इसका गठन किया गया तो इसमें कुल 20 सदस्य थे, जिनमें 7 भारतीय थे। 20 यानी कि कुल सदस्यों की संख्या 20 थी, जिनमें 7 भारतीय थे। 7 भारतीयों के नाम जो हैं वो इस प्रकार हैं: श्री सैयद महमूद जी, श्री भूदेव मुखर्जी जी, श्री आनंद मोहन बोस जी, श्री के.टी. तैलंग जी, श्री पी. रंगानंद मुदालियर जी, श्री महाराज जितेंद्र टैगोर जी और हाजी गुलाम जी इस आयोग के सदस्य थे। ये 7 भारतीय थे जिन्होंने मिलकर इस आयोग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण सुझाव दिया। भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इनके सुझाव बहुत ही अच्छे और सराहनीय रहे। भारतीय शिक्षा में इन्होंने जो मूलभूत बात कही वो प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। इस कमीशन का, हंटर कमीशन का या भारतीय शिक्षा आयोग का जो मुख्य बात रही, उन्होंने कहा, इस आयोग ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा जो हो वो व्यवहारिक हो, देसी भाषाओं में हो, शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में जो शिक्षा विभाग है हमारा उसकी स्थापना की जाए, वहाँ पर उनको विकसित किया जाए, धर्म को प्रोत्साहन ना दिया जाए, बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, अनुदान शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है उस आधार पर दिया जाए और जितनी जहाँ पे जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके अनुरूप दिया जाए। देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करके जो भी पाठ्यक्रम पूर्व थे या हैं उनको चलाया जाए, उनमें परिवर्तन करने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है। ये बातें आयोग द्वारा कही गई। आइए देखते हैं सुझाव उन्होंने विस्तृत रूप में क्या दिया। तो विस्तृत सुझाव आयोग का रहा प्राथमिक शिक्षा पर जोर देते हुए आयोग द्वारा ये कहा गया कि जो भी प्राथमिक शिक्षा है उसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंप दिए जाएं। जो भी जिले की इकाई है, नगर बोर्ड हैं, उपनगर हैं, इनकी जो इकाइयां हैं उनके नियंत्रण में इस प्राथमिक शिक्षा को सौंप दिया जाए और उनके जो प्राथमिक शिक्षा है उनकी शिक्षा के महत्व पर बल दिया जाए, उनको स्थानीय भाषा में बल पढ़ाया जाए और उपयोगी जो उनके जीवन में उपयोगी हो, जो सब्जेक्ट जो विषय उनके जीवन में उपयोगी हो उन विषयों की शिक्षा दी जाए, जैसे गृह शिल्प वगैरह हैं। तो ये प्राथमिक लेवल पे बात जो है आयोग द्वारा कही गई। इसको बोला गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसे केवल उच्च कक्षा की सीढ़ी मत माना जाए, इसे एक अच्छा सा सुदृढ़ मुकाम बनाना चाहिए, एक सुदृढ़ मजबूती देनी चाहिए इसमें। इसको केवल अगली कक्षा की कक्षोन्नति न मानी जाए। शिक्षा को जो प्राथमिक है उसको स्थानीय भाषा में यानी कि मातृभाषा में जो वहाँ पर बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा में दी जाए। ये चीज़ प्राथमिक शिक्षा के तौर के लिए उन्होंने बोला। और माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोग द्वारा ये सुझाव दिया गया कि हाई स्कूल स्तर पर 2 प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो, जिसमें व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा देने पर बल दिया जाए। व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा ही
हमारे समाज के उत्थान में विशेष महत्व रखती है। और दूसरी जो है वो साहित्य शिक्षा दी जाए, जिससे विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु सहायता मिले। साहित्य की शिक्षा से विश्वविद्यालयों के जो प्रवेश हैं उनमें सहायता प्राप्त होगी, ऐसा आयोग का मानना है। माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोग द्वारा सुझाव दिया गया कि इसको 2 विभागों में इसलिए डिवाइड किया जाए, कोर्स ए और कोर्स बी, कि जो बच्चे जिन विषयों में रुचि रखते हों उनको उस विषय की शिक्षा दी जाए जिसको कोर्स ए के अंतर्गत रखा जाए। इस प्रकार के छात्र ऐसे होंगे जो उनको जिनमें रुचि होगी, जिनमें जिज्ञासा होगी, वो अपने उसी सब्जेक्ट को, उसी विषय को पढ़ने में रुचि दिखाते होंगे, उनको उसकी शिक्षा दी जाए। और दूसरे प्रकार की कोर्स बी में जो रखी गई वो इस प्रकार की थी कि जो किसी माध्यमिक शिक्षा के बाद किसी व्यवसाय में रुचि रखते हैं तो उनको उस व्यवसाय की शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार से आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार की शिक्षा की बात की कि जिसमें एक तो वो जो उनके व्यापारिक व्यवसायिक दृष्टिकोण से उनके लिए सुलभ हो, अच्छी हो, सुयोग्य हो, जो जिनमें उनकी रुचि हो, और दूसरी वो जिनको करने के बाद वो कोई व्यवसाय आदि करने में रुचि रखते हों, उसके लिए उनको शिक्षा दी जाए। आइए देखते हैं उच्च शिक्षा के लिए आयोग ने क्या विचार रखे। उच्च शिक्षा के लिए आयोग द्वारा यह बात कही गई कि कॉलेजों को दी जाने वाले सहायता अनुदान प्रणाली का निर्णय शिक्षकों की संख्या, उनके व्यय, यानी कि कॉलेज में जो व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसकी जो कार्य क्षमता है कॉलेजों की, उसको ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही उनको अनुदान दिया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जो वहाँ के भौतिक सुख सुविधाएँ हैं, पुस्तकालय हैं, उनके लिए भी सहायता अनुदान दिया जाए। और जो कॉलेजों के छात्र हैं उनकी रुचियों के अनुरूप विशेषकर पाठ्यक्रमों के शिक्षण की व्यवस्था की जाए और एक ऐसा पाठ्यक्रम लागू किया जाए कॉलेजों में जो छात्रों के नैतिकता के विकास में भागीदार हों या नैतिकता का विकास करते हों, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम लागू किया जाए। और समय समय पर कॉलेजों के छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए समय समय पर जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके व्यक्तिगत विकास के लिए वहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों की व्याख्यान की कार्य योजना बनाई जाए। वहाँ पर विद्वानों को बुलाया जाए और उनके व्याख्यानों के द्वारा उन विद्यार्थियों को, उन छात्रों को जो उनके व्यक्तिगत विकास में सहभागिता करते हों, सहभागी हो, ऐसे विचारों को प्रस्तुत किया जाए। तो उच्च शिक्षा के लिए ये बातें आयोग द्वारा कही गई। स्त्री शिक्षा के लिए सहायता अनुदान के लिए देखते हैं। पहले सहायता अनुदान के लिए बात कहा गया कि सहायता अनुदान प्रणाली को सभी जगह प्रसारित करने के दृष्टिकोण से इन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए। जो भी कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन किया जाए। और जो दुर्बल वित्तीय सहायता, वित्तीय व्यवस्था वाले विद्यार्थी हैं, पिछड़े क्षेत्रों के विद्यालय हैं, उनको पर्याप्त
आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सहायता अनुदान प्रणाली को जहाँ तक संभव हो सके अधिकाधिक निष्पक्ष बनाया जाए। जो भी अनुदान है उसको निष्पक्ष बनाया जाए, कोई भी पक्षपात ना हो, किसी को अनुदान देने में कोई भाईबंदी, कोई धर्म संप्रदाय जैसी व्यवस्था वहाँ पर उत्पन्न ना हो। इस प्रकार की व्यवस्था ऐसी जगहों पे अच्छी नहीं होगी। और ये जो अनुदान प्रणाली है उसको उचित मात्रा में और निश्चित समय पर उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि कोई भी बाधा विकास के तौर पे उसमें बाधित, उस व्यवस्था को बाधित ना करे, उनकी जो विकास की प्रक्रिया है उसको बाधित ना करे। स्त्री शिक्षा के विषय में आयोग का मानना था कि बालिका शिक्षा के लिए जो अनुदान प्रणाली है उसको और उदार बनाए जाने की आवश्यकता है और सरल बनाए जाने की आवश्यकता है, जिससे बालिकाओं की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। और जो निजी विद्यालय हैं उनके संस्थापक हैं उनके द्वारा जो छात्राओं को शिक्षा दी जा रही है उसमें वो अपने यहाँ आवासीय विद्यालयों की स्थापना करें, अर्थात जो हॉस्टल जैसे पढ़ाई है, हॉस्टल में रह के पढ़ाई है, तो जो निजी तौर के निजी विद्यालय हैं उनमें जो निजी संचालक हैं उन संस्थाओं को उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने यहाँ बालिकाओं को रुकने के लिए हॉस्टल जैसी सुविधाओं का विकास करें। और ख़ास तौर से सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बालिकाओं के विद्यालय हैं उनको निजीकरण पर बल दिया जाए या उनको और सुदृढ़ बनाने पर बल दिया जाए। बालिकाओं के विद्यालयों में जहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं, वहाँ पर जो शिक्षक वर्ग है वो महिलाओं को किया जाए, अधिक से अधिक महिलाओं को उस विद्यालय में नियुक्ति दी जाए और समय समय पर बालिका विद्यालयों के निरीक्षण कार्य के लिए भी महिला निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। ये तो स्त्री शिक्षा में बात आयोग द्वारा कही गई। आइए देखते हैं मुस्लिम शिक्षा के लिए आयोग द्वारा क्या सुझाव प्रस्तुत किए गए। तो मुस्लिम शिक्षा के लिए आयोग द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया या सुझाव दिया गया वो ये था कि मुस्लिमों को अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जो वो अभी तक उर्दू वगैरह पढ़ा रहे हैं, उर्दू अरबी की भाषा में पढ़ाई हो रही है, उसके लिए इनको अपने विद्यालयों में अंग्रेजी को भी प्रोत्साहन देने के लिए आगे आना चाहिए, इसलिए इनको सहायता प्रदान की जाए। जो मुस्लिम शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक स्तर के जो मुस्लिम विद्यालय हैं उसमें गुणात्मक सुधार करना चाहिए तथा शिक्षा हिंदुस्तानी क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया जाना चाहिए। जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं हिंदुस्तान की, उन क्षेत्रीय भाषाओं को मुस्लिम शिक्षा में लागू किया जाए और जो आर्थिक सहायता है उसको भी मुस्लिम शिक्षा के लिए मुस्लिम विद्यालयों के जो विद्यालय खोले गए हैं उनको अनुदान प्रदान किया जाए। आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्र में जो जातियां निवास करती हैं, जिनको पिछड़ी जातियां कहा जाता है, इनके लिए जो आदिवासी विद्यालय हैं उनमें आदिवासी छात्रों को पढ़ने के लिए निःशुल्क, आदिवासी जो जातियां हैं इनके जो छात्र हैं इनको पढ़ाई करने के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और उनको छात्रवृत्तियां भी समय समय पर दी जाएं। और हो सके तो आदिवासी क्षेत्रों में जो विद्यालय हैं उनमें आदिवासी शिक्षकों को नियुक्ति की जाए
आदिवासी जातियों की शिक्षा का स्वरूप सरल, व्यवहारिक, दैनिक प्रयोग से संबंधित था। इसमें जो शिक्षक हों उनके प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जो थोड़े समय में उन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वो आदिवासी जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको शिक्षा और भी आसानी से दे सकें और भी सुदृढ़ता से दे सकें। देसी पाठशालाओं के लिए आयोग का यह मानना था कि जो पंडित हैं या जो गुरुकुल जैसी व्यवस्था है जहाँ पर मौलवी हैं, जो पंडितों के या गुरुकुल के या मौलवियों के जो विद्यालय हैं उनको मान्यता प्रदान की जाए और उनको भी सरकारी सहायता या सरकारी अनुदान प्रदान किया जाए और इन विद्यालयों में प्रवेश की जो बाध्यता है, प्रतिबंध है, उसको हटाया जाए। या यूँ कहें कि इन विद्यालयों में कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे। इस तरह से सुझाव आयोग द्वारा दिया गया कि इनके देसी पाठशालाएं जो हैं उनमें कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जो जहां पर जैसे चाहे पढ़ाई या शिक्षा ग्रहण कर सकता है। इन विद्यालयों में जो प्रवेश लेने वाले छात्र निर्धन वर्ग से बिलोंग करते हैं, निर्धन वर्ग से आते हैं, उनको छात्रवृत्तियाँ दी जाएं और इन संस्थाओं को, ये जो देसी संस्थाएं हैं, देसी पाठशालाएं हैं, इनके जो इन पर जो नियंत्रण है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, यानी कि ये निजी तौर पर हों, अपने स्वयं के नियंत्रण में हों, ये सरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में या सरकारी नियंत्रण में ना हो। और देसी संस्था जो भी है, देसी पाठशाला जो भी है, उसमें पाठ्यक्रम में भी कोई भी हस्तक्षेप ना किया जाए। जो भी उनका पाठ्यक्रम है अपना, तो उस तरह से पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। और जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात की गई वो ये की गई कि ये जो देसी पाठशालाएं हैं, जो पंडित मौलवियों के विद्यालय हैं, उनके जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए भी अलग से व्यवस्था की जाए और उन पर अनुदान, उन शिक्षकों के प्रशिक्षण पे जो खर्च हो रहा हो उसको भी अनुदान में सम्मिलित किया जाए। जो अगला पॉइंट है उससे उच्च और निम्न सभी प्रकार के देसी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे, यानी कि जो उच्च हैं या निम्न हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, सभी प्रकार के विद्यालय जो भी हैं देसी, उनको सरकार प्रोत्साहन दे, उनको सरकार आगे बढ़ने की अवसर प्रदान करे। जो भी विद्यालय के निर्धन छात्र, विद्यालय में प्रवेश लेने वाले निर्धन छात्र हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं है, वो उनके पढ़ाई में सुचारू रूपता लाने के लिए, उनके पढ़ाई में कोई बाध्यता ना आए, कोई बाधा ना आए, इसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान करने की बात की गई। और इस आयोग के तहत दो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। सबसे पहले 1882 में पंजाब में और फिर इलाहाबाद में 1887 में। इस प्रकार से दो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इस आयोग ने, या भारतीय शिक्षा आयोग के तहत, या इसको भारतीय शिक्षा आयोग के तहत जो है दो प्रकार, या हंटर कमीशन के तहत दो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। प्रथम विश्वविद्यालय 1882 में पंजाब में और दूसरा विश्वविद्यालय 1887 में इलाहाबाद में खोला गया। आज की